हेलो एवरीवन, आज हम रिवाइज करेंगे अपना यूनिट 2। स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, फिगर से समझते हैं। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, सिमिलर फिगर जो है उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मीन्स लगा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, आपका चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स और टास्क इन स्ट्रक्चर्ड एंड एफिशिएंट मैनर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए जब हम चीज़ों को सही तरीके से लगाते हैं, चाहे वो थिंग्स हो, टास्क, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। फॉर एग्जांपल, हमारे कॉलेज में, स्कूल में फ्रेशर पार्टीज़ होती हैं। आपको फ्रेशर पार्टी थ्रो करनी है। आप फ्रेशर पार्टी करने के लिए आप चीज़ें क्या क्या चीज़ें अरेंज करेंगे, आप इनविटेशंस अरेंज करेंगे, गिफ्ट्स अरेंज करेंगे, मेन्यू डिसाइड करेंगे, कहाँ पे पार्टी होनी, वेन्यू डिसाइड करेंगे, थीम क्या होगा, ड्रेस कोड क्या होगा, ये वगैरह वगैरह। तो ये सारे क्या है, टास्क हैं, वर्क हैं। अब इन सारे वर्क को एक स्ट्रक्चर में, एक पैटर्न में अरेंज करना, इस ये कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग। सिस्टमैटिक तरीके से जब हम सारी एक्टिविटीज़ को लगाते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है जो बताता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसकी रोल्स क्या क्या होंगे, और एक ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में रिलेशनशिप्स एक दूसरे के साथ कैसा होगा। फिर आपका आता है लुइस एलन क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि उनसे काम करवाया सके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट की जाती हैं, अथॉरिटीज़ बताई जाती हैं। और ये सारी चीज़ें क्यों की जाती हैं, ताकि जो वर्क है वो इफ़ेक्टिवली हम एक ऑर्गेनाइजेशन में कर सकें और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। जॉर्ज आर टेरी कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग इज एस्टैब्लिशिंग ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग सेलेक्टेड वर्क्स पर्सन एंड वर्क प्लेसेज इन ऑर्डर टू मेक द ग्रुप वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इस्टेब्लिशिंग होती है किसकी, एक इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप हम लोग कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते हैं उनके बीच में, ताकि जो ग्रुप है वो अच्छे से काम कर सके और हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। फिर आपका आता है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस में पहला होता है स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या करना है हमको, क्या हमारा गोल है। तो जो हमें पता हो, जैसे हमें पता था हमें फ्रेशर पार्टी अरेंज करनी, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमारी फ्रेशर पार्टी अच्छे से हो जाए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम लोग आगे ये स्टेप्स डिसाइड करते हैं। तो पहला होता है आइडेंटिफिकेशन या स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स। फिर आपका आता है, आपने ऑब्जेक्टिव पता चल गया हमको, अब एक्टिविटीज़ हम क्या क्या करेंगे तो हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। लाइक फ्रेशर पार्टी करनी है, तो अब हमको क्या क्या इसमें काम करना होगा ताकि हमारी फ्रेशर पार्टी अच्छे से हो जाए। फिर आता है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। सिमिलर इसलिए जो सेम फंक्शंस होते हैं, लाइक इनविटेशन कार्ड बनाना है, तो अब इनविटेशन कार्ड जो बना रहा है, उस किसको किसको इनविटेशन देना है, तो वो सिमिलर एक्टिविटी होगी, इनविटेशन देना, इनविटेशन बनाना। तो इनको हमने एक जगह ग्रुप कर दिया। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो सिमिलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ग्रुप किया जाता है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव पता किया, फिर हमने ये पता किया क्या काम करके हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं। फिर आता है उस एक्टिविटी, हमने काम को ग्रुप कर लिया, अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं किसको क्या करना है। ये इंसान ये करेगा, ये बंदा ये काम करेगा, ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं। बताने के बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स हमने काम डिवाइड कर दिया, अब वो बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, किसको बताएगा ये काम हुआ है, नहीं हुआ, कितना पेंडिंग है, कितना बचा। तो अब आप अथॉरिटी डेलीगेट करते हो। उसके बाद आता है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अथॉरिटी हमने डेलीगेट कर दी, अब यहाँ जो सुपीरियर हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके बीच में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं। इंटर रिलेशनशिप्स बहुत ज़रूरी होता है एक कम्युनिकेशन बेटर बनाने के लिए, काम को अच्छे से करने के लिए। तो अथॉरिटी बताने के बाद उनके रिलेशनशिप्स क्या हैं उनके बीच में, उसको इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद लास्ट आता है प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड मैनुअल्स। हमने पूरा काम डिसाइड कर लिया, एक्टिविटीज़ डिसाइड कर ली, कौन बंदा करेगा, कौन हेड होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, सब कुछ हो गया। अब इसको हम एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो लास्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को बनाना, एक ब्लूप्रिंट एक तरह से तैयार करना, खाका तैयार करना, कौन बंदा क्या काम कर रहा है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो ये स्टेप्स होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में। फिर आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन संगठन क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर होता है, मैकेनिज्म कह सकते हैं इसको, सेटअप भी कह सकते हैं। ये मैन मेड होता है, इंसानों से बना होता है, जहाँ पे टास्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कोऑर्डिनेशन होता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है आपका, एक संगठन है, ठीक है।
जॉन एंड फ्रैंक पी क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियली अ मैटर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ मैन टू मैन, जॉब टू जॉब एंड डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। जॉन एंड फ्रैंक पी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के बीच में, जॉब का जॉब के बीच में, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट के बीच में। कून्स ओडोनियल कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप होता है जिससे एक एंटरप्राइज बाउंड होती है, बंधी हुई होती है, और एक फ्रेमवर्क देता है ताकि वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट करे, उसके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट किया जाए। स्ट्रक्चर का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि एक बिल्डिंग की बात हो रही है, क्या उसका इंटीरियर बहुत अच्छा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग थी 4 माले की 5। स्ट्रक्चर का मतलब होता है यहाँ पे जो एम्प्लॉय, जो बॉस, जो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है, हियरार्की कैसी है, बॉस है, फिर उसके नीचे कौन है, फिर उसका एक पूरा फॉर्मेट जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एंड रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। हमने जो चार्ट बनाया था ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में, लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और मैनुअल। मैनुअल क्या होता है, बुक होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसका एंड रिजल्ट होता है एक तरह से। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो तरह की बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, फॉर्मल होती हैं जो बनाई जाती हैं, और इनफॉर्मल होती है जो हम खुद से बनाते हैं। जैसे हमने किसी कॉलेज में, आप स्कूल में एडमिशन या क्लास में, आपकी क्लास क्या एक फॉर्मल है, ये जितने स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में एडमिशन लिया वो फॉर्मली एक दूसरे के साथ बैठ रहे पढ़ रहे हैं। इनफॉर्मल जो विद इन दैट क्लास, उस क्लास के अंदर जो हम अपने दोस्त बनाते हैं वो होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है, जो बनाया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो होती है वहाँ पे रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को देख के बनाए जाते हैं, एक फ्रेमवर्क दिया जाता है कि आपको इसके अंदर काम करना है। ये होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हम काम करते हैं एक दूसरे के साथ में ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। की फीचर्स क्या होते हैं इसके, पहला स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होता है, आपको पता होता है अथॉरिटी है, आपके ऊपर बॉस है, उसके ऊपर बॉस है, ऐसे करके हियरार्की होती है, और हमें ये क्लियर बिल्कुल पता है किसको किसके अंदर रिपोर्ट करना है। दूसरा, सबको अपने रोल्स पता होते हैं, क्या काम हमें करना है, ठीक है, सबका एक डेजिग्नेशन होता है, उसके अंदर उसको काम करना है। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं एक संस्था में काम करने के लिए, और वो सबको फॉलो करने होते हैं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, ऑफिशियल का मतलब कुछ चैनल्स होते हैं उनके थ्रू, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली क्या होता है, मेल के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, सब कुछ रिटर्न में होगा। तो कुछ ऑफिशियल कम्युनिकेशन का मतलब हुआ चैनल है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फ्लो करना है। कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं इसके, क्या एडवांटेजेस होता है, फॉर्मल अकाउंट, पहला अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होती है किस काम के लिए कौन जिम्मेदार है, तो अकाउंटेबिलिटी का इसमें सबको पता होता है कौन किस किस काम के लिए अकाउंटेबल है, जिम्मेदार है। यूनिटी ऑफ कमांड होती है, एक बोल रहा है, ठीक है, बाकी लोग को उसे फॉलो करना, एक सुपीरियर है उसने बता दिया, बॉस है उसने बताया अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा करना है, तो यूनिटी ऑफ कमांड होती है, तो इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है ये, ड्यूटीज़ सबको क्लियर पता होती है, और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्पफुल होती है। फिर आते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, डिले इन एक्शन, एक्शन इसलिए डिले कर रहा है क्योंकि एक हियरार्की है जो उसे फॉलो करनी है। अब इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, हमने अपने बॉस को बताया, उसने अपने को बताया, फिर मीटिंग हो रही है, तो वो क्या एक लंबा प्रोसेस हो गया, तो एक्शन लेने में कभी कभी डिले हो जाता है। इनिशिएटिव कोई नहीं लेता, क्यों, यूनिटी ऑफ कमांड है, बॉस जो बोलेगा वो काम करना है, तो जो एम्प्लॉय है वो सेल्फ में कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे, आगे आगे कोई कुछ भी नहीं करता है। इग्नोर ह्यूमन एलिमेंट्स, जो फीलिंग्स होती हैं ह्यूमंस की वो यहाँ पे कंसीडर नहीं की जाती, तो ह्यूमन एलिमेंट्स को इग्नोर किया जाता है। लेस क्रिएटिविटी, क्योंकि आपको पता है जो बॉस बोलेगा, जैसा बॉस बोलेगा वैसा करना है, तो यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी नहीं रह जाती है। फिर रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब जो चेंजेस होते हैं वो बहुत कम फ्रिक्वेंटली नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। इंसान जल्दी, जो एम्प्लॉय होता है जल्दी बदलने को रेडी नहीं होता है, जो जिस पैटर्न में काम चल रहा होता है उसी डर्रे पे काम चलता रहता है। फिर आपका आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो समझ में आ गया, कंपनी है तो फॉर्मल, क्योंकि उसमें इनफॉर्मल कैसे होता है। इनफॉर्मल का मतलब होता है एक फॉर्मल स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सनल रिलेशनशिप से बनते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हम एज अ कलीग काम कर रहे हैं कहीं पे, हमारे किसी कलीग से बॉन्डिंग है,
किसी से दोस्ती हो गई थी, ये हो गया इनफॉर्मल। तो जैसे हम लोग स्कूल कॉलेजेस में फ्रेंड्स बनाते हैं, वैसे ही सेम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है कि छोटे छोटे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, रिलेशन फीलिंग्स के हिसाब से ग्रुप्स बन जाते हैं। इन्हीं को कहा जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये यहाँ कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे करती है, इसके की फीचर्स क्या होते हैं। पहला होता है फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल है, ठीक है, मैनेजमेंट ने थोपी नहीं है, ठीक, पहला चीज़ तो ये। तो हमने खुद से बनाई, तो अडेप्टेबल टू चेंजिंग, जो भी सिचुएशन आती है उसके लिए हम अडेप्टेबल होते हैं, तुरंत अडेप्ट कर लेते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, लोग एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करना अच्छा लगता है, इसलिए वो काम करते हैं, खुशी खुशी काम करते हैं। कम्युनिकेशन फ्री फ्लो है। फ्री फ्लो इसलिए, इसमें कोई हियरकी तो हमें फॉलो नहीं करनी, हमें अपने बॉस को था ना, हमारा जिससे दिल कर रहा बात करने का, हमने उसको इन्फॉर्मेशन पास कर दी। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, फ्री फ्लो होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, वही होता है यहाँ पे फ्री फ्लो। इन्फ्लुएंस, इनफॉर्मल ग्रुप्स हमेशा डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर्मल है, ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस एक डिसीजन लिया, अब उस डिसीजन को अगर हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, जिनसे हमारी बनती है, उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो ये जो इनफॉर्मल होता है ये हमेशा डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है, फॉर्मल डिसीजन मेकिंग को हमेशा इन्फ्लुएंस करता है। फिर इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। एम्प्लॉय का मॉरल बूस्ट अप होता है, क्योंकि उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, अपनी बात शेयर करने को मिलती है, तो काम अच्छे से करता है। इनोवेशन होता है, वो नई नई चीज़ें बता सकता है, अपनी आइडियाज़ शेयर कर सकता है। सपोर्ट सिस्टम होता है उसके पास में, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती है और क्रिएटिव होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है इसका, लैक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि कोई इनफॉर्मल है तो कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई हियरकी फॉलो नहीं हो रही है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, कौन रिस्पॉन्सिबल है किस काम के लिए ये नहीं पता। र्यूमर्स को राइज देता है, जिसको हम लोग ऑफिस गॉसिप का नाम भी देते हैं, कि किसी ने कुछ सुना उसको जाके किसी ने दूसरे को बोल दिया, तो उससे र्यूमर्स ज़्यादा, अफवाहें ज़्यादा उठती हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक जनरल मैनेजर है, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। परचेज मैनेजर के अंदर परचेज सुपरिटेंडेंट है, प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, फाइनेंस, ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जनरल मैनेजर सीधे बात कर रहा है फाइनेंस सुपरिटेंडेंट की, अब वो ऐसे कोई हियरकी नहीं है, रिलेशनशिप है इनफॉर्मल उसका, तो वो बातचीत हो रही, इन्फॉर्मेशन पास हो रही है। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से वर्क करती है। फिर आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर की जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या, तो एक डिज़ाइन होता है, जो हमने भी बात की, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये एक तरह से डिज़ाइन या ब्लूप्रिंट होता है, जो ये बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। स्ट्रक्चर का यहाँ मतलब ये नहीं कि हम किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या रिलेशनशिप था, ठीक है, उस रिलेशनशिप को जो फॉर्मली क्रिएट किया जाता है, उस रिलेशनशिप के बारे में यहाँ बात किया जाता है, उसको प्लान किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क दैट डिटरमाइंस हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती है, उसमें रोल्स क्या हैं, किसके किसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके पास में क्या कोई काम कर रहा है, हियरकी क्या क्या है, कम्युनिकेशन कैसा हो उसमें, चैनल कौन सा फॉलो किया जाएगा, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स कैसी, ये सारी चीज़ें जो हम होती हैं, ये सब स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फिर कितने तरीके के होते हैं स्ट्रक्चर, बहुत तरीके से होते हैं। मेजर स्ट्रक्चर्स यही होते हैं, लाइन, फंक्शनल, लाइन एंड स्टाफ, कमेटी, प्रोजेक्ट या मैट्रिक्स। पहला होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको बहुत पुराना और स्ट्रक्चर भी माना जाता है। ये जनरली स्केलर या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। इसमें क्या होता है, क्लियर और डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड होती है। इसमें अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे आती है, फ्लो करेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नीचे से ऊपर जाएगी। यहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन का मतलब है इंडिकेट लाइन ऑफ अथॉरिटी, ऊपर से हियरकी चली आ रही है नीचे, ठीक है, और जो ऊपर वाला कहेगा नीचे वाले को उसको फॉलो करना, उसके नीचे उसको फॉलो, डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड आ रही है। ईच एम्प्लॉय इज अ सिंगल सुपरवाइजर, हर एम्प्लॉय के पास एक सिंगल सुपरवाइजर होता है जिसको उसे रिपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी अकाउंटेबिलिटी। जैसे जनरल मैनेजर, उसके नीचे 3 डिपार्टमेंट है, मान लीजिए मार्केटिंग मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर है। अब प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर फोरमैन है, वर्कमैन है, फाइनेंस वाले के नीचे अकाउंट्स वाले आ गए, मार्केटिंग के अंदर सेल्स वाले आ गए। तो उन्हें ये पता है, अब ऊपर से कमांड आएगा, ठीक है, जनरल मैनेजर ने बोला प्रोडक्शन वालों को, प्रोडक्शन फोरमैन को, फोरमैन, तो लाइन ऑफ कमांड क्या है, क्लियर है। तो यहाँ पे अथॉरिटी की बात आ रही है, ये होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, सिंपल होता है अंडरस्टैंड करने के लिए,
डिवीज़न अथॉरिटी बिल्कुल क्लियर होती है, यूनिटी ऑफ कमांड होती है, जो ऊपर वाले ने कहा, जो बॉस ने बोला है वो आपको फॉलो करना है। प्रॉम्प्ट डिसीजन होते हैं, क्योंकि एक ही बंदा यहाँ पे डिसीजन ले रहा होता है, कमांड दे रहा होता है, तो उसको डिसीजन लेना होता है, तो डिसीजन बहुत जल्दी होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अपॉर्चुनिटी होती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किल, क्योंकि एक बंदा है तो उसको काम करने हैं मल्टीपल, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है कि सिचुएशन के हिसाब से डेवलपमेंट हो सके आपकी स्किल्स का। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? पहला, स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। काम का ओवरबर्डिंग होता है, एक ही बंदे से 4 लोगों का काम लिया जा रहा है। वन वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि ऊपर से बताया जाएगा क्या करना है, नीचे से ऊपर कम्युनिकेशन नहीं होता, बहुत रेयर होता है। प्लानिंग और रिसर्च वर्क इसमें नहीं होता है। कंप्लीशन कॉम्प्लिकेशन इन प्रमोशन ट्रांसफ़र केसेस, जनरली यहाँ पे क्या होता है, जब एक बंदा कई लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा होता है, कई लोगों के काम कर रहा होता है, तो प्रमोशन और ट्रांसफ़र जनरली नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बंदा चला गया तो उसके बदले कौन आएगा जो इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने सारे लोगों का काम अकेले कर सके। तो जनरली यहाँ पे एक बंदे से काफ़ी सारे लोगों का काम लिया जाता है, इसलिए प्रमोशन और ट्रांसफ़र जनरली नहीं पॉसिबल होते हैं, इसीलिए ओवरबर्डिंग होता है यहाँ पे काम का। फिर रिजल्ट्स होता है, ऑटोक्रेटिक कहा जाता है। ऑटोक्रेटिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऑटोक्रेटिक क्या होती है, हिटलर, तानाशाही टाइप का, तो ऊपर से जो बॉस बोल रहा है वो आपको करना है, जो काम दिया वो आपको करना है, इसलिए इसको ऑटोक्रेटिक कंट्रोल कहा जाता है। फिर आपका आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल नाम से समझ में आ रहा है फंक्शन, ठीक है। तो डिपार्टमेंट में जो फंक्शंस होते हैं, सेम फंक्शंस होते हैं, उनको डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बेसिस पे ये स्ट्रक्चर बनता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसे संगठन, ऐसे संस्था जहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइज, आप किसी कंपनी में आप गए, वहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, R&D डिपार्टमेंट अलग है, ह्यूमन रिसोर्स HR डिपार्टमेंट अलग है। तो वहाँ पे क्या है, इसका मतलब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पे उन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर ऑप्ट कर रखा है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। ईच डिपार्टमेंट का एक हेड होता है जिसको आप फंक्शनल हेड या फंक्शनल मैनेजर बोलते हैं। जैसे HR डिपार्टमेंट का HR हेड होता है, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये ठीक है। और ये सब स्पेशलाइज्ड स्किल्स और नॉलेज वाले बंदे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसके हेड होते हैं, उनको पूरा डिपार्टमेंट देखना होता है, तो वो उस एरिया के एक्सपर्ट्स होते हैं। ओरिजिनली ये ऐसा कहा जाता है कि जो FW टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच था, वहाँ से ये चीज़ आई थी कि जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, सिमिलर एक्टिविटीज़ होती है, उनको ग्रुप किया जाता है और उसी को फंक्शंस कहा जाता है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब फंक्शंस के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था में जब डिवीज़न होता है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है, R&D है डिपार्टमेंट है, तो उसमें R&D मैनेजर, उसके नीचे डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, फाइनेंस वाले, मार्केटिंग वाले, डिवीज़न वाले, तो ये सब क्या है आपके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, स्पेशलाइजेशन, क्योंकि जो बंदा होता है एक्सपर्ट होता है उस फील्ड का। लार्ज स्केल का प्रोडक्शन होता है, तभी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उतने डिपार्टमेंट्स बढ़ते चले जाएंगे। कॉपरेशन के ऊपर ही पूरा वर्क करता है। एक्सपेंशन ईजी होता है, अगर हमें कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है या मार्केट में किसी नई मार्केट को एक्सप्लोर करना है, तो हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो ईजी एक्सपेंड कर सकते हैं आप बिजनेस का। रोल्स और ऑर्डर्स क्लियर होते हैं। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग साइंटिफिक होता है, साइंटिफिक का मतलब होता है स्किल्ड बेस्ड होता है। हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अगर एक बंदा हेड है तो उसको पता है उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सेल्स टीम में अगर किसी को रिक्रूट करना नहीं भरते, उससे कैसी स्किल्स वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, तो साइंटिफिक रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग होती है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस सॉरी। पहला, नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। इतने तरीके के डिपार्टमेंट्स को बनाना, फिर उसमें लोगों को भर्ती करना, तो ये महंगा होता है, तो ये छोटी संस्थाओं के लिए नहीं होता ये स्ट्रक्चर। वॉयलेट्स द यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल, इसमें यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होती कि एक बोल रहा है बाकी सब सुन रहा है, सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबके अपने अपने हेड होते हैं, वो अपनी अपनी वर्किंग एक स्टाइल होती है। डिसीजन मेकिंग इसीलिए इसमें स्लो हो जाता है क्योंकि लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है। फिर आता है लाइन ऑफ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा, सिंपल लाइन ऑफ अथॉरिटी, ऊपर से नीचे एक चेन चली आ रही है। अब स्टाफ का मतलब क्या था, हेल्पिंग हैंड, जो उसमें हमने जोड़ दिए गए, तो ये एक तरह से एक्सपेंशन होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर था। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जनरली छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है जहाँ बहुत लोग काम करने वाले नहीं हैं, तो एक बॉस, उसके नीचे 4 एम्प्लॉय, उसमें से एक हेड बना दिया, ये क्या हो गया, लाइन स्ट्रक्चर हो गया, बॉस, हेड, उसके नीचे 2 लोग। यहाँ पे लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, अनब्रोकन होती है, लेकिन
अथॉरिटी हम ब्रेक नहीं कर रहे लाइन की, लेकिन उसी समय पे हम स्टाफ को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि जो लाइन अथॉरिटी में लोग काम कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। स्टाफ का मतलब होता है टीम ऑफ एक्सपर्ट। तो लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो लाइन पोजीशंस होती हैं वो फोकस करती कोर ऑपरेशंस में, और जो स्टाफ होते हैं ये उनको गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं। कैसे? मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, पर्सनल मैनेजर है, वर्क मैनेजर है, चीफ अकाउंटेंट है। अब मैनेजिंग डायरेक्टर से वर्क मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये क्या है, लाइन ऑफ अथॉरिटी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। जो डॉटेड वाला ये स्टाफ है। अब इनका काम बहुत ज़्यादा है तो हमने एक पर्सनल असिस्टेंट, सेक्रेटरी, पीए जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको हमने प्रोवाइड करवा दिया। तो इनका वर्क क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, बाकी चीज़ उसने संभाल ली, गाइडेंस, एक नॉलेज, इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलने लगी। प्लांट सुपरिटेंडेंट है, इन पे हमने क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर रख दिया। इधर वर्कशॉप है तो वर्कशॉप के लिए हमने क्या किया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफिसर रख दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टाफ हो गया। तो लाइन अथॉरिटी जो सीधे चली आ रही है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वर्क मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, फॉर वर्क वर्कर्स, और जो डॉट वाले ये क्या हो गए, स्टाफ। तो ये हुआ लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। मेरिट से होते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, लाइन एग्जीक्यूटिव्स को थोड़ा आराम मिल जाता है, वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है उनका, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है, डिसीजंस बहुत अच्छे से होने लगते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, पहला एक्सपेंसिव होता है, स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। दूसरा सबसे जो इसका डिसएडवांटेज होता है मेन, वो होता है लाइन और स्टाफ कन्फ्लिक्ट। जो लाइन वाले बंदे होते हैं, जो मेन अथॉरिटी जिनकी है, उनकी जो सपोर्टिंग एक्सपर्ट्स होते हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होने लगती हैं। स्टाफ को ये ग्रांटेड नहीं होता है, कोई अथॉरिटी नहीं ग्रांट होती कोई डिसीजन मेकिंग ले सके, वो सिर्फ एडिशनल चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं, दैट्स लाइक हेल्पिंग हैंड। मैं एक लाइन एग्जीक्यूटिव केयरलेस इंडिपेंडेंट, जब स्टाफ मिलता है तो जो लाइन वाले बंदे होते हैं, जो हेड होते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़े से केयरलेस और डिपेंडेंट हो जाते हैं। किस पे डिपेंड होंगे, स्टाफ पे हर काम के लिए। फिर आता है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन नाम से समझिए, कमेटी, कमेटी क्या होती है, जिसमें ग्रुप ऑफ मेंबर्स, कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, कई ग्रुप बना देते, कमेटी बना दी जाती है। यहाँ पे भी वही होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है, कमेटी के फॉर्म में होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, और जितने भी डिसीजंस होते हैं वो क्या होते हैं, कमेटी लेती है। जैसे जो कमेटी होती है इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोडक्शन कमेटी है। अब प्रोडक्शन कमेटी हमने बना दी, हमने मार्केटिंग कमेटी बना दी, फाइनेंस कमेटी बना दी। अब प्रोडक्शन कमेटी में प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, ठीक है, उसके साथ में डिज़ाइन ऑफिसर हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट हो गया, परचेज हो गया, ये सब उसके मेंबर्स हो गए। मार्केटिंग हमने कमेटी बना दी, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, उसमें सेल्स वाले हो गए, मीडिया वाले हो गए, एडवर्टीजमेंट्स वाले हो गए, सब क्या हो गए, मार्केटिंग कमेटी के मेंबर्स हो गए। तो कमेटी का मतलब होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, उसके अंदर प्रोडक्शन कमेटी, मार्केटिंग कमेटी, पर्सनल कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी आ गई, उसके नीचे बाकी मेंबर्स हो गए। तो यहाँ पे सारा काम क्या होता है, कमेटी के थ्रू होता है। मेरिट्स क्या होते हैं, बैलेंस डिसीजन होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, ओपन फोरम होता है, तो वहाँ पे डिसीजन बैलेंस्ड होता है और मोटिवेशन होता है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि जब एक्सपर्ट्स के बीच में कोई डिसीजन आता है, बात होती है, तो वहाँ पे संभावना होती है कि जो आपके एम्प्लॉय उनका डेवलपमेंट होता है। क्रिएटिव सोल्यूशंस निकल के आते हैं, क्योंकि सब लोग अपना अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। डाइवर्स इंटरेस्ट ग्रुप आता है, मेंबर्स के बीच में जब डिस्कशन होता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, कमेटी है पूरी, अब इसमें सब लोग अपने अपने पॉइंट्स दे रहे हैं, अपने अपने व्यूज दे रहे हैं, तो डाइवर्स, विभिन्न विभिन्न तरीके के, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इंटरेस्ट भी निकल के आ रहे हैं। सुटेबल फॉर क्रिटिकल डिसीजन, जब कोई अहम फैसला लेना होता है या क्रिटिकल सोल्यूशन चाहिए होता है, प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये सुटेबल होती है। डिमेरिट्स क्या है, हाई कॉस्ट, क्योंकि इतने सारे लोगों को बुलाना, कभी मीटिंग्स अरेंज करना एक्सपेंसिव होता है। डिसीजन मेकिंग स्लो होता है, सबसे बात करना, सब लोग अपने अपने डिसीजन देना, फिर सर्वमत से एक सहमति से डिसीजन लेना, तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। उसी चक्कर में अपॉर्चुनिटीज़ भी कई बार मिस हो जाती है, डिसीजन टाइम पे नहीं होया, मार्केट से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही थी, टाइम पे डिसीजन नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशन से, बिजनेस से मिस हो गई।
डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेसी, कोई सीक्रेट चीज़ें नहीं रह जाती, क्योंकि जब आप कमेटी के सामने कोई प्रॉब्लम रखोगे तो आपको सारी चीज़ें उनको बतानी पड़ेंगी, तभी वो डिसीजंस दे पाते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने होता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स सामने क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेना हो, नया प्रोडक्ट करना हो, डेवलप करना हो, नया मार्केट एक्सप्लोर करना हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ गई तो आपको सारे फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन शेयर करने पड़ते हैं, तब वो सही से डिसीजन दे पाएंगे। तो सीक्रेट चीज़ें यहाँ पे नहीं रह जाती, सीक्रेसी नहीं रह जाती है। माइनॉरिटी टायरनिंग का मतलब होता है, अब इसमें क्या होता है, जब ग्रुप बैठा होता है, अब ग्रुप में जब डिसीजंस लेते हैं तो हमेशा जो मेजॉरिटी डिसीजन होते हैं वो डिसीजन माना जाता है। तो जो अगर माइनॉरिटी वाले सही भी कह रहे होंगे तो वो चीज़ नहीं सुनी जाती, तो ये इसका एक डीमेरिट होता है। फिर कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए अब डिसीजन तो लेना है, ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो बहुत सी चीज़ों को सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करके एक डिसीजन लेके आया जाता है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी कर दी जाती हैं एक डिसीजन पे पहुंचने के लिए। फिर आपका आता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही है, प्रोजेक्ट जैसा प्रोजेक्ट मिलता है वो ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में किया जाता है। तो ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेसिफिकली किसी प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है। टेम्परेरी इसलिए बोल रहे हैं, प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो स्ट्रक्चर भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारी कंपनी ने कोई नया प्रोजेक्ट लिया, ठीक है, हमने किसी कंपनी से टाई अप किया, ठीक, कि हम आपकी कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, जैसे प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, इन्होंने करते हैं, तो थर्ड पार्टीज़ हो गई, इनको आप कंसल्टेंट्स बोलते हैं, कंसल्टेंसी। अब एक नई कंपनी से टाई अप किया तो वो एक नया प्रोजेक्ट हो गया, तो उन्होंने बोला कि हाँ आपको इतने इतने टाइम पीरियड के लिए हमारे लिए ये काम करना है, जिससे ऐसे आउटसोर्सिंग्स वगैरह होती है। अब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट टीम बना दी, प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया। तो ये टेम्परेरी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट खत्म होगा तो वो टीम भी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। परमानेंट हो सकती है अगर वो चीज़ बार बार हो रही है, वही सेम प्रोजेक्ट पर अगर आप बार बार काम कर रहे हो और सेटिस्फाइड हो तो ये परमानेंट होती है, जनरली इसको कहा जाता है टेम्परेरी, क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म तो वो टीम वो भी स्ट्रक्चर भी खत्म। प्रोजेक्ट टीम होती है जिसके कुछ गोल्स होते हैं और एक डिफाइंड टाइम फ्रेम होता है। इसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ठीक है, जिसकी अथॉरिटी होती है, टीम मेंबर्स और रिसोर्सेज क्या क्या हो सके। ये स्ट्रक्चर अलाउ करता है डेडिकेटेड और फोकस्ड अप्रोच को, जहाँ पे उनको साथ में काम करना होता है टीम मेंबर्स को, ताकि वो जो भी प्रोजेक्ट मिला उसको कंप्लीट कर सकें। ये इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट करता है, और जहाँ प्रोजेक्ट पूरा होता है वो टीम क्या होती है, ख़त्म। जैसे जनरली आईटी इंडस्ट्री में होता है, आईटी इंडस्ट्री किस पे वर्क करती है, प्रोजेक्ट्स पे वर्क करती है। प्रोजेक्ट आता है तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक टीम बना दी जाती है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है। वो प्रोजेक्ट खत्म, वो टीम को बेंच पे बैठा दिया जाता है जब तक कोई दूसरा प्रोजेक्ट उनके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। तो ये होती है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजिंग डायरेक्टर है, हमने मैनेजर बना दिया एक प्रोजेक्ट का, दूसरे मैनेजर दूसरा बना दिया, उसके अंदर सारी चीज़ें आ गई, तो ये हो गया प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। मेरिट्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स पे फोकस करती है, तो इनके गोल्स क्लियर होते हैं, इनको पता होता है हमें क्या काम करना है। वेल ट्रेंड और क्वालिफाइड स्टाफ होते हैं, क्योंकि आप प्रोजेक्ट पे काम करवा रहे हो तो आप किसी ऐसे बंदे को नहीं रख सकते जिसको पता ही ना हो। तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ प्रोजेक्ट पे काम करते हैं सब वेल ट्रेंड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं। डिसीजंस और एक्शंस बहुत जल्दी लिया जाता है, क्यों, क्योंकि ये टाइम फ्रेम में आपको एक टाइम होता है हमेशा प्रोजेक्ट का, कि आपको प्रोजेक्ट 1 मंथ में कंप्लीट करना है, 6 मंथ में करना है, 1 ईयर में करना है, तो इसीलिए जो डिसीजंस होते हैं वो जल्दी लिए जाते हैं, टाइम लिमिट में कंप्लीट किया जाता है। डीमेरिट्स क्या होते हैं इसके, अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, पता नहीं है नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, अगले पल क्या होने वाला ये नहीं पता होता है, इसलिए अनसर्टेनिटी ज़्यादा होता है। बाद में पता चला हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कंपनी में वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, कोई प्रॉब्लम आई, कंपनी का टाई अप ख़त्म हो गया, कोई डिस्प्यूट आ गया, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, कुछ भी, तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता जनरली, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। जॉब की इनसिक्योरिटी होती है, क्यों, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट ख़त्म तो वो टीम ख़त्म, अब उस प्रोजेक्ट के जब रहेगी जॉब नहीं रहेगी नहीं पता, आप रह भी सकती हैं नहीं भी रह सकती हैं, तो वो जॉब का इनसिक्योरिटी हमेशा रहता है। स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट है, क्योंकि आपको विद इन टाइम लिमिट कोई काम करके देना है। रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन इसलिए हो जाता है, हमारी कंपनी में मान लीजिए 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अब एक ही चीज़ 4 चाहिए, चारों को अलग अलग चाहिए, तो वो यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, डुप्लीकेशन हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। अब हमें जो चीज़ अभी एक जगह चाहिए थी अब हमें वही चीज़ 4 जगह चाहिए। कॉस्ट, इसीलिए जो कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट्स की वो बढ़ जाती है। फिर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से हाइब्रिड होती है,
हाइब्रिड का मतलब होता है जो भी हमने प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी कि प्रोजेक्ट्स पे काम करती, और जो फंक्शनल पढ़ के आए थे अभी हम कि फंक्शंस की काम करते, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, दोनों को मिला के बनाई गई है। यहाँ पे डुअल रिपोर्टिंग लाइंस होती हैं। जो एम्प्लॉयज़ होती हैं उनको फंक्शनल मैनेजर जो उनके डिपार्टमेंट का है वो भी उनको भी करना है और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी करना है। जैसे अगर हमें मार्केटिंग का मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, कंपनी को, अब उसने टीम बनाई तो मेंबर्स तो एम्प्लॉय तो ऑर्गेनाइजेशन से ही लेगा। अब उसने मार्केटिंग की टीम से, सेल्स टीम से 2 बंदे लेके उस प्रोजेक्ट में लगा दिए। अब वो प्रोजेक्ट जो मैनेजर है उसको भी उनको रिपोर्ट करना है जो वो 2 बंदे प्रोजेक्ट में गए, और उनको अपने हेड को भी बताना है, मार्केटिंग के हेड को, कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे डुअल रिपोर्टिंग हो गई है, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या होता है प्रोजेक्ट और मैट्रिक्स में? प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है जनरली सुटेबल होती है जहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमको बहुत बड़े, एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिले, मिले 4 ही 5 है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। तो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट्स, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और मैट्रिक्स कहाँ पे काम करती है? जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमको छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं तो हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं। ये मेन डिफरेंस होता है। प्रोजेक्ट में नंबर्स कम हैं लेकिन प्रोजेक्ट बड़े हैं, और मैट्रिक्स में नंबर ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बहुत हैं लेकिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? जनरल मैनेजर ही, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, ये तो हमारा फंक्शनल मैनेजर वाला आ गया कि जितने डिपार्टमेंट से उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग हेड आ गए। अब उसमें प्रोजेक्ट आ गए। मार्केटिंग का कोई, मान लीजिए हमें नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, ठीक है, नया मार्केट एक्सप्लोर करना है, तो हमने एक प्रोजेक्ट टीम बना दी कि ये इस पर काम करना है। अब उसमें से मार्केटिंग से भी बंदे जाएंगे, कॉस्ट की बात हो रही है तो कुछ प्रोडक्शन से भी उसमें से जाएंगे, फाइनेंस से भी जाएंगे। अब ऐसे करके टीम बनी, तो अब यहाँ डुअल रिपोर्टिंग है, मार्केटिंग मैनेजर को भी रिपोर्ट करना है, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करना है। फिर इसके कुछ मेरिट्स होते हैं। इफेक्टिव रिसोर्स का यूज़ हो जाता है यहाँ पे, इनोवेशन, नई नई चीज़ें पता चलती हैं, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है, डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाती है, और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी बढ़ती है। प्रोफेशनल लेवल पे जब आप टीम के साथ काम करते हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो वहाँ पे आपकी जो कॉम्पिटेंसी है वो बढ़ जाती है। डीमेरिट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होता है, 2 जगह रिपोर्ट करना, 2 लोगों को इन्फॉर्म करना, अब आदमी उधर भी इन्वॉल्व इधर भी, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कन्फ्लिक्ट आती है डुअल रिपोर्टिंग की वजह से। एम्प्लॉय कहता है हमने उनको बताया, तो कहते हैं हमको क्यों नहीं बताया गया। तो ये डुअल रिपोर्टिंग की ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, कन्फ्लिक्ट अराइज होना। वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत होता है क्योंकि प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं तो टाइम लिमिट में आपको देना होता है। डिसीजन मेकिंग कम हो जाता है क्योंकि प्रोजेक्ट वाले से बात करनी है, फिर डिपार्टमेंट वाले से बात करनी है, हेड से बात करनी है, काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी इशू इसलिए आता है क्योंकि कोई एक बंदा नहीं है जो जवाब दे सके। हमने एक टीम बना दी, मार्केटिंग मैनेजर, उसमें सारे मेंबर्स हो गए हैं, अब वो अकाउंटेबल कौन है, उसका हेड कौन है? तो जब आप वर्क डिवाइड करते हो तो उसमें एट लास्ट यही होता है कि ये तो इनको दिया गया था, ये वर्क काम तो इनको दिया गया था, तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इशू आता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत महंगा होता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रिक्रूट में, मान लीजिए बंदे नहीं हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको नया रिक्रूटमेंट वगैरह भी सब करना पड़ेगा, तो पैसा बहुत ज़्यादा इसमें लगता है, रिसोर्स भी आपका लग रहा है डबल डबल, तो वो चीज़ होती है। फिर लास्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है? सबसे पहले ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में हम सिस्टमैटिक चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं तो जो रिसोर्सेज उनका मैक्सिमम हम यूज़ कर पाते हैं। रोल क्लियरिटी, सबको पता होता है क्या रोल प्ले करना है, रोल की क्लियरिटी होती है। कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है जब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, डिपार्टमेंट्स बना दिए गए, उनके हेड बना दिए गए, उनके अंदर मेंबर्स आ गए, तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है कि हमें ये पता है कि हमें इन्फॉर्मेशन किसको पास करनी है। स्पेशलाइजेशन इसलिए क्योंकि सेम स्किल्स के, सेम काम के लोग क्या हो गए, बंदे एक जगह हो गए, जैसे हमें पता है 4 डिपार्टमेंट है तो वो बंदे इस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं, मार्केटिंग वाले हैं तो वो इस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं। एडेप्टेबिलिटी, जब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं अच्छे से तो चेंजिंग सिचुएशन जो होती है बिजनेस की, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, अडेप्टेबल हो जाते हैं, और ये गोल्स को, जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं उनको अचीव करने में भी हेल्प करती है। तो ये हमने यूनिट 2 का पहला पार्ट हमने डिस्कस किया है, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।